तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 11 द गुप्ता अंपायर के सेकेंड पार्ट को शूट करने वाले मींस रिकॉर्ड करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करी, इसके सोर्सेस को देखा है, हमने फर्स्ट रूलर को देखा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को देखा है। और तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे आखिर सर ये पार्ट 2 में क्या पढ़ाने वाले हो, ये तो मुझे बताओ। बच्चों धैर्य रखो, मैं सेकेंड पार्ट में मींस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे समुद्रगुप्त के बाद जो आपका गुप्ता अंपायर है वो आगे बढ़ता है, उसकी जो सक्सेसर है वो कौन आता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे गुप्ता अंपायर के सभी रूलर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लिया जाए और इसके इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ लिया जाए। बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफली मैं इस चैप्टर को समझाना चाहूंगा, बट एज यूजुअल गाइस यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ये कैसे भूल सकते हो आप। तो बच्चों लास्ट वीडियो में आने पेज नंबर 93 तक अच्छे से कंप्लीट करा है और आज के इस वीडियो में समुद्रगुप्ता के एंड वाली जो छोटी सी हिस्सा बच गया था उसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसका सक्सेसर कौन होता है। चलेगा इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आज के इस वीडियो का कि समुद्रगुप्ता का सक्सेसर कौन बनता है। तो हमने देखा कि जो समुद्रगुप्ता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाता है पूरी इंडिया को रूल करने का, क्योंकि वो ना भाई जान गया था कि भाई यदि मैं दिल्ली पाटलिपुत्रा में रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, साउथ इंडिया को रूल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त कोई बेटर कम्युनिकेशन नहीं है और ना ही कोई बेटर ट्रांसपोर्टेशन था। इसलिए वो बहुत स्मार्टली करता है और वहाँ के जितने भी रूलर्स होते जिसे वो जीत चुका था उन सभी को उसने क्या कहा कि भाई आप मेरे अंडर काम करो, मेरे लिए काम करो, आप मुझे अपना बॉस मानो और उन सारे इलाकों में जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हो आप वहीं पे रूल करो भाई, बस रेवेन्यू कलेक्ट करके प्रत्येक साल मुझे ट्रिब्यूट देते रहना। और इस तरह से समुद्रगुप्ता ने पूरे इंडिया को कंट्रोल करा। आगे लिखा है कि समुद्रगुप्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री जीनियस नहीं था बट ए टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड पोएट एज वेल। लेकिन ही इनक्रेज संस्कृत लिटरेचर। देखो उस वक्त की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। अभी हम लोग ना संस्कृत को बहुत ही नीच लैंग्वेज समझते हैं, या यूँ कह सकते हो हम लोग समझते हैं कि हमारा लैंग्वेज है ही नहीं, ये बस पूजा पाठ करने के लिए और पंडितों के द्वारा भजन कीर्तन करने वाली लैंग्वेज है। तो आप अपने स्कूलों में देख सकते हो कि संस्कृत को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितनी कि हिंदी, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मिल रही होती है। खैर कोई नहीं, उस वक्त का लैंग्वेज जो है हमारा संस्कृत था और आज भी संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। समुद्रगुप्त है उसने क्या करा, संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करा। ही पैट्रोनाइज्ड प्रोमिनेंट स्कॉलर्स लाइक हरिसेन। देखो हरिसेन उस वक्त के बहुत ही बड़े स्कॉलर है। स्कॉलर बच्चों क्या होती है मुझे बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्कॉलर क्या होती है। बच्चों स्कॉलर क्या है ना, वो एक कह सकते हो किसी एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर टॉपिक में पार्टिकुलर सब्जेक्ट में से कह सकते हो वो मास्टरी हासिल कर लियो, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन उसने पढ़ रखी है। तो भाई ये जो हरिसेन है वो वहाँ का उस वक्त का स्कॉलर होता है। ही वॉज ए स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म बट वॉज टॉलरेट टुवार्ड्स अदर रिलीजन। देखो जो समुद्रगुप्त है वो हिंदुज्म का एक ग्रेट फॉलोअर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके किंगडम में सिर्फ हिंदूज लोग ही निवास करें। वो हर एक रीजन को लेकर के टॉलरेंट बिहेवियर बेसिकली शो करता है। वो क्या है कि सभी रिलीजन्स को फल फूल जाए, सभी रिलीजन्स ताकि बेसिकली उस राज्य में ग्रो करे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है। और कुछ इस प्रकार से जो समुद्रगुप्त है उसकी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो चलो आज देखते हैं आगे कि समुद्रगुप्ता के बाद नेक्स्ट रूलर जो है वो कौन बनता है। तो समुद्रगुप्ता के बाद कोई और नहीं बल्कि उसका पुत्र जो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से आता है वो यहाँ का रूलर बनता है। बच्चों ध्यान देना, इसके गुप्ता अंपायर की जो फर्स्ट रूलर था ना, बेसिकली ध्यान देना गुप्ता अंपायर की जो फर्स्ट रूलर था वो हमारा था चंद्रगुप्त वन। फिर चंद्रगुप्त वन का जो सन है वो हमारा समुद्रगुप्त होता है और उसके बाद ये राजा बनता है। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का जो सन है वो है हमारा चंद्रगुप्त सेकेंड के नाम से और वो यहाँ का रूलर बनता है। तो कुछ चंद्रगुप्त ना गुप्ता अंपायर में 2 टाइम्स सुनने को मिलती है और फिर मौर्यन अंपायर में चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका फाउंडर होता है वो एक बार सुनने को मिलती है। तो काफी बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो चंद्रगुप्त सेकेंड है उसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। भाई कैसे याद रखोगे, ध्यान दो। ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड है उसमें ये 2 लाइन होती है ना, और जो हम लोग भी लिखते हैं वो देखो 2 लाइन्स को लिख करके ऐसे 2 लाइन को ऐसे ऐसे करो, ये बन जाएगा क्या भाई। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कैसे याद रखोगे भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो समुद्रगुप्त का पुत्र होता है और ये सेकेंड नंबर में है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो यहाँ से देखना, हमने देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य होती है वो मौर्यन अंपायर से होता है, तो वो हो गया चंद्रगुप्त, ओनली चंद्रगुप्त मौर्य। फिर गुप्ता अंपायर में जो फर्स्ट रूलर होता है वो होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो देखो ना, मान लो आपके क्लासेस में 3 बच्चे होते हैं, तीनों का नाम एक जैसा होता है, तो हम लोग 1 और 2 और 3 लगाते हैं ना,
या फिर 1 2 3 ऐसे नंबर ऐड करते जाते हैं ना, तो वैसे समझना ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसमें हम लोग कोई नाम नहीं लगाया। फिर आए चंद्रगुप्त नाम से एक और बंदा, तो हमने लगा दिया चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर एक और बंदा आ गया चंद्रगुप्त नाम से, तो हमने लगा दिया चंद्रगुप्त सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ये वाली चंद्रगुप्त मौर्य वाली है, और ये दोनों जो है वो गुप्ता अंपायर का है। ठीक है, चलो तो ये देखो चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 के बीच में किसका रिलेशन है, तो ये आपका चंद्रगुप्त 1 जो है चंद्रगुप्त 2 का आप कह सकते हो कि ग्रैंड फादर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग फंसेंगे नहीं, और आज की इस वीडियो को बहुत ही धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे और चैप्टर को पूरी खत्म करने का प्रयास करेंगे बच्चों। विक्रमादित्य वॉज द एबल सन ऑफ द एबल फादर। जिस प्रकार से हमारा समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, मिलिट्री लीडर होता है, सेम टू सेम जैसा पिताजी वैसे उसके बच्चे निकलते हैं, और ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड है वो अपने फादर की तरह ही एक एबल किंग बनता है। लाइक हिज फादर समुद्रगुप्ता ही वॉज ए पावरफुल रूलर, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। गुप्ता अंपायर रीच द हाइट ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी ड्यूरिंग हिज रीजन। और इसके टाइमिंग में आप कह सकते हो ना, जैसे कि आपके दादा ने घर तैयार करा, आपके पापा ने इस घर को कह सकते हो सजाया, खूबसूरत बनाया, और फिर आप आते हो और आप क्या करते हो, उसे रूल करना, एक वहाँ पे मौज मस्ती करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको बनाना नहीं पड़ा, आपको उसे मैनेज नहीं करना पड़ा, खूबसूरत नहीं बनाना पड़ा, आप आते हो और बस जीवन बहुत ही मस्त वे में जीना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चंद्रगुप्त 1 जो है समुद्रगुप्त है, वो एम्पायर को बड़ा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, और फिर जो चंद्रगुप्त 2 है लाभ उठाता है। ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये क्या करता है अपने टाइमिंग में, देखो ऐसा नहीं कि जो चंद्रगुप्त 2 है वो पावरफुल नहीं है, वो भी पावरफुल है, बट कह सकते हो ना कि उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी है जितना कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को और समुद्रगुप्त को करना पड़ा था। इसने क्या करा, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। देखो एक किंग को खतरा कहाँ से होता है, उन्हें थ्रेट आ रही होती है, वो पास के राजाओं से आ रही होती है, पास के जो किंगडम है वहाँ से आ रही होती है। तो भाई इसने क्या चाल चली कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को, अपने पोजीशन को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसने पास के राजाओं के पुत्रियों से, राजकुमारियों से, या फिर जो भी रहे होंगे बेसिकली उस वक्त में उनके साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस कराने के वैवाहिक संबंध बनाया। ही मैरिड द डॉटर ऑफ पावरफुल नागा रूलर। देखो याद करो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने क्या करा था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से ब्याह करा था। किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट से। ध्यान दो बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे ये देखो हमारा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ लिच्छवी की जो पुत्री होती है जिसका नाम होता है कुमार देवी, उसके साथ इसने शादी करी थी, तो इसने भी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी वही काम करा। और फिर चंद्रगुप्त सेकेंड जो है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी देख सकते हो इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाया, और ये नागा रूलर्स की डॉटर से शादी करता है। ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू द वकाटक रूलर, और साथ ही साथ इसने अपना जो डॉटर होती है, चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर होती है, वो साउथ इंडिया में डेक्कन में जो वकाटक रूलर होते हैं, ये भी कोई बेसिकली कम्युनिटी कह सकते हो जो साउथ इंडिया में रूल कर रहा है, तो उसके साथ इसने अपने पुत्री का विवाह करता है। तो देखो एक तरफ से नागा रूलर के साथ इसके संबंध बन गए, भाई कोई अपने ससुराल में, देखो जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड ने ब्याह रचाया, इसके बाद तो ये तो नागाओं का दामाद बन गया। अब कोई अपने दामाद का घर उजाड़ सकता है क्या? दामाद का घर उजाड़ना मतलब क्या, अपनी बेटी के घर बर्बाद करना। और इसीलिए ये जो उस वक्त के राजा होते थे वो राजकुमारियों से शादी क्या करते थे, बेसिकली दूसरे राज्य के राजकुमारियों से प्रेग्नेंट होते थे, वो एक रिलेशन में आ जाते थे और फिर एक दूसरे पे वो अटैक नहीं करते थे। तो ये उनकी अपनी अलग टेक्निक होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ही गॉट वैल्यूएबल हेल्प ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट द शक। ये जो शक है ये साउथ इंडिया में रूल करने वाले कह सकते कम्युनिटी होती है, और उन पे विजय प्राप्त करने में जो वकाटका रूलर होती है वो इसका सपोर्ट करता है। नीचे कुछ इमेजेस देख सकते हो बच्चों, ये आपका आर्कियोलॉजिकल कॉइन्स है जिससे हमें समझने में हेल्प करती है कि आपका बेसिकली गुप्ता अंपायर किस प्रकार के थॉट प्रोसेस से घिरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है और वो देखते हैं क्या है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने बेसिकली क्या करा, अपने अंपायर को पूरी तरह से एक्सटेंड करा और ये वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिज अंपायर टू द अरेबियन सी, और ये अपनी कंट्री को, किंगडम को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते करते, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करते करते ये अरेबियन सी तक बेसिकली एक्सपेंड कर लेता है। आपको पता है ना ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ये जो वेस्टर्न साइड है, इस साइड में यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है वो हमारा क्या है, उसी कहते हैं हम लोग अरेबियन सी कहते हैं। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री बिकॉज इट गिव्स द गुप्ताज कंट्रोल ओवर द 3 ग्रेट सी पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये जो डिफीट होती है ना बेसिकली शका रूलर्स को डिफीट करना, ये
चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का चंद्रगुप्त सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त के 3 ग्रेट सी पोर्ट्स तक पहुंच जाती है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में होती है। दीज वर आउटलेट्स टू वोस्ट ओवरसीज ट्रेड, तो कह सकते हैं विदेशों में व्यापार करने के लिए काफ़ी सहायक साबित हुआ था। He moved his capital to उज्जैन और this led the economic growth and prosperity, और इससे क्या है उसकी जो कंट्री है यानी कि जो तुम्हारा गुप्ता एम्पायर में काफ़ी हेल्प हो जाती है, इससे गुप्ता एम्पायर को काफ़ी हेल्प होती है और वो इकोनॉमिकली ग्रोथ पाता है। सो ही मूव्ड हिज कैपिटल टू उज्जैन, और इसलिए इसने अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा से उज्जैन शिफ्ट कर। देखो पाटलिपुत्रा मैं मैप में दिखाऊं तो वो आपका देखो यहाँ पे है, ये इलाका है पाटलिपुत्रा का, और यहाँ पे वो क्या करता है प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे, और यहाँ क्यों शिफ्ट करता है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो शका रूलर है इसे उसने हरा दिया है। यहाँ पे कुषाण है, साउथ में देखो यहाँ पे वकाटका है, ये वकाटका कहाँ है भाई, ये वही है जहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड अपने डॉटर का बेसिकली ब्याह रचाया था। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि नॉर्थ इंडिया में से पाटलिपुत्रा से उसने कैपिटल को शिफ्ट करी है उज्जैन, ताकि ईस्ट वाले एरियाज में साउथ वाले एरियाज को अच्छे से कंट्रोल करा जा सके। और साउथ में शिफ्ट करने से ये फायदा होता है गुप्ता एम्पायर को कि 3 इंपॉर्टेंट जो सी पोर्ट्स होते हैं इंडिया में जो कि वेस्टर्न साइड में था वो इसे मिल जाती है, और इसके वजह से क्या होता है इसकी जो ट्रेड है विदेशों में बढ़ जाती है और इससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होती है। विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जिस प्रकार से इसके फादर एक ग्रेट पोइट के साथ साथ ग्रेट म्यूजिशियन थे, इसी प्रकार से यहाँ चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो बेसिकली आर्ट एंड लिटरेचर की ग्रेट पैटर्न है, अनेक से ये सब काफ़ी पसंद है। द नवरत्ना और 9 जेम्स इंक्लूडिंग कालिदास द ग्रेट संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, तो कालिदास के बारे में क्या कहा गया है, ये ग्रेट संस्कृत पोइट है और एक ड्रामेटिस्ट है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लेटर गुप्ता। यानी क्या लिखा है कि विक्रमादित्य वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्ता। वाओ क्या पैटर्न है भाई, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके एम्पायर में, इसके किंगडम में कोई बाहरी रूलर आ जाए। सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है, फिर हमने देखा समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आया, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आता है आपका कुमारगुप्त। और ध्यान रहे बच्चों ये सब एक दूसरे के सन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का सन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का सन चंद्रगुप्त सेकंड, इसके बाद एक कुमारगुप्त आता है। हु मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसने क्या करा, पीस और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करा। कुमारगुप्त के बाद जो इसका सक्सेसर है वो बनता है स्कंदगुप्त। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट नाम से याद रखना है कि कुमारगुप्ता के बाद जो अगली रूलर जो हमारा यहाँ पे आता है वो होता है स्कंदगुप्त। He defeated and drove out the barbaric hordes of the Huns who invaded India। अब देखो अश्कन गुप्ता ने क्या करा, जो कि कुमार गुप्ता के बाद सक्सेसर था, वो उसने हुन्स के बेसिकली अटैक को से बेसिकली उसने प्रोटेक्ट करा, उससे अपने आप को बचाया। लेकिन अश्कन गुप्ता के जो सक्सेसर होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और वो क्या करते हैं, हुन्स के जो रिपीट अटैक होते हैं उनसे वो अपने आप को, अपने कंट्रीज को, किंगडम को बचा नहीं पाता है। और 6th सेंचुरी आते थे जो हुन तब इतने तक स्ट्रांग हो जाते, ताकतवर हो जाते कि गुप्ता एम्पायर को बेसिकली स्कैटर कर देते, तोड़ फोड़ देते हैं और कई सारे टुकड़ों में बांट देते हैं। और इस तरह से यहाँ के बाद जो है आपका गुप्ता एम्पायर उसकी डिक्लाइन शुरू होती है। द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी सी लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यूमरस स्मॉल किंगडम्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर। उसके बाद गुप्ता एम्पायर के बाद फिर से वो पुरानी वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती है। जब गुप्ता एम्पायर के पहले जैसे इंडिया सब डिवाइडेड रहती है, कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड रहती है, ठीक उसी प्रकार से फिर से हमारा जो इंडिया है कई सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो जाते हैं। द हुन्स कंटिन्यूड द रेड्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जो हुन्स है वो लगातार नॉर्दर्न इंडिया में बार बार रेड्स किए जा रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी, और 7th सेंचुरी के बिगिनिंग में हर्षवर्धन द किंग ऑफ थानेश्वर सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग ऑल दिस किंगडम्स अंडर हिज कंट्रोल। उसके बाद करीब कुछ वर्षों के बाद 6th सेंचुरी की बेसिकली मिडल में ऐसी होती है और 7th सेंचुरी आते आते यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के जो बाद हैं वो हर्षवर्धन नाम का एक न्यू रूलर बेसिकली कह सकते हो आते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर, जो क्या करते हैं पूरे इंडिया को फिर से यूनाइट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आपको थानेश्वर नजर आ रही है और इस थानेश्वर में जो है आपका हर्षवर्धन नाम का जो रूलर है वो आता है, पूरे इंडिया के फिर से सब छोटे छोटे जो किंगडम्स डिवाइड हुए रहते हैं अपने अंडर में और एक करने में सफलता पाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि शासन प्रशासन चलाने के लिए इसके पास क्या कॉन्सेप्ट और तरीके थे। जो गुप्ता एम्पायर वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हमने पढ़ा था।
द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, जो कि इंडिया की काफ़ी सारे किंगडम्स को मिलाकर के गुप्ता एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। तो भाई इतने बड़े एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए एक राजा एक जगह से पूरी एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए उसने क्या किया था, इस बड़े से स्टेट को प्रोविंसेस में डिवाइड करा, और जो प्रोविंसेस है उसे डिवाइड करा डिस्ट्रिक्ट में, और सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें कई सारे छोटे छोटे विलेजेस के ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड करा गया था। यहाँ पे आप ना इस मैप में देख सकते हो, फ्लो चार्ट में, ये गुप्ता एम्पायर है, इसे हमने डिवाइड करा प्रोविंसेस में, और इस प्रोविंसेस को कंट्रोल करने का जो काम है वो गवर्नर का था। फिर हमने इस प्रोविंस को डिवाइड करा डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो करता धरता है यानी कि मैनेज करने का जो काम है वो होता है विषयपति की। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसे हमने कई सारे विलेजेस के ग्रुप से बांटा, और जो विलेज है उसकी देखरेख करने का काम हेड मैन की होती थी। तो इस प्रकार से गुप्ता एम्पायर जो है वो 3 लेवल्स में बटी हुई रहती थी, पहला किंगडम, सेकंड प्रोविंसेस, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, और फिर नेक्स्ट हमारा उसकी भी नीचे आ जाता है विलेज। आगे लिखा हुआ है देयर वर ऑफिसर्स एट एवरी लेवल, जो प्रत्येक लेवल है चाहे वो प्रोविंसेस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो होते थे मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जो प्रिंस हैं वो गवर्नर की तरह प्रोविंसेस में अपॉइंट करे जाते थे। दे वर असिस्टेड बाय ग्रुप्स ऑफ ऑफिसर्स कॉल कुमार मात्य। ये जो कुमार मात्य होते हैं वो क्या करते हैं भाई, ये गवर्नर को हेल्प कर रहे होते हैं, जो प्रोविंसेस के हेड होते हैं उसे हेल्प करने के लिए कुमार मात्य होते हैं। डिस्ट्रिक्ट को हेड मैनेजमेंट को संभाल रहा होता है वो विषयपति कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट के जो विषयपति हैं इनको काउंसिल ऑफ पीपल होते हैं, कई सारे लोगों की समूह होती है, वो इस विषयपति को हेल्प करते हैं। लास्ट स्टेप पे हमारा विलेज आता है, और जो विलेज है वो इंडिपेंडेंटली लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन। ये विलेज के जो हेडमैन होते हैं यानी कि गांव का जो सरपंच मुखिया होते हैं उसके द्वारा मैनेज करी जाती है। आगे लिखा है बच्चों की जो गुप्ता है, गुप्ता एम्पायर में जो पावर है वो किसी एक जगह पे सेंटर्ड नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज था, यानी कि जो पावर्स हैं वो बटे हुए थे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। गुप्ता एम्पायर में क्या था, जो डिफरेंट लेवल पे जो ऑफिसर्स होते थे उनके कुछ पावर दी जाती थी, वो ताकि क्या कर सके, अपने अपने टेरिटरीज को अपने अंडर में रख सके, अपने कंट्रोल में रख सके। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस अकाउंट, जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सभी इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो फायान के द्वारा लिखी जो बुक है उससे आती है। इनके हिसाब से जो पीपल हैं उस वक्त के वहाँ के वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, सिंसियर थे, रिच भी हैं, प्रॉस्परस हैं और हैप्पी हुआ करते थे। दे कुड मूव फ्रीली थ्रू आउट द एम्पायर विदाउट फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड। वो पूरे कंट्री में, जिस प्रकार से अभी के समय में जो लोकतंत्र वाली रिपब्लिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पे पूरे में जो पीपल हैं वो बिना डर भय के पूरे कंट्री में, पूरे एम्पायर में, किंगडम में घूम फिर सकते हैं। People did not have locked their houses when they went out। तो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि जो लोग हैं वो जब बाहर जाते थे तो उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त क्राइम और जो चोरी है, थेफ्ट है, वो इतना कम हो गया, लोगों को एक दूसरे पे इतने भरोसा है कि लोग, या फिर कह सकते हो सरकार की इतनी दबाव है, डर है कि लोग क्राइम करना लगभग बंद कर देते थे। जो क्राइम है वो यहाँ पे बहुत ही रेयर है, मतलब समझो कि जो क्राइम है वो न के बराबर होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्राइम चूंकि बहुत कम होती है, और यहाँ कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब किसी को मृत्युदंड की जो सजा होती है ना, डेथ सेंटेंस जो होती है वो नहीं होती है। क्रिमिनल्स वर यूजुअली फाइंड, जो क्रिमिनल्स हैं उसे मौत की सजा नहीं होती, यदि किसी ने गलती करी भी है तो उसे फाइन भरनी होती थी। थोड़ी सी हो सकता है जिस प्रकार का क्राइम होता था, क्राइम में डिवीजन होता होगा कि किस प्रकार के क्राइम के लिए कितनी अमाउंट में जो आपको फाइन भरनी पड़ती होगी। फॉर वेरी सीरियस क्राइम्स लाइक ट्रीजन एंड रेबेलियन। लेकिन यदि आप कोई ट्रीजन और रेबेलियन करने काम करते हो, कि राजा को गद्दी से हटाने का प्रयास करते हो, किसी दुश्मनों के साथ देते हो, देश के साथ आप गद्दारी करते हो, तो उसके लिए सजा है, और वो सजा बड़ा खतरनाक है। सजा है बच्चों, राइट हैंड वॉज कट ऑफ। जिस इंसान ने भी ऐसा दुस्साहस करा है राजा को गद्दी से हटाने का, या फिर किसी दुश्मन को हेल्प करने की, अपने देश को कमजोर करने का प्रयास करोगे, देशद्रोह वाले काम करोगे, तो आपकी जो राइट हैंड है वो काट ली जाती है। टैक्सेस और लाइट बच्चों, जो टैक्सेस है वो बेसिकली बहुत ही कम है, मिनिमम टैक्सेस है, और साथ ही साथ कोई स्पाई सिस्टम भी नहीं है। इसलिए इन वजहों से ये मुख्यतः वो कारण होते हैं जिस वजह से जो गोल्डन एज है वो आपका गुप्ता एम्पायर को कही जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इकोनॉमिक कंडीशंस, और उसके बाद हमारा टॉपिक रिलीजियस लाइफ, और फिर लास्ट में होगा साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड कल्चर लाइफ। और इसके साथ ही बच्चों जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा, एक और चैप्टर टॉपिक बच जाएगी जो कि हमारा होगा एजुकेशन एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।